हेलो एवरीवन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो सेंटर ऑफ मास था उसका थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट था उसको पढ़ा था, और आज इस लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स कि सेंटर ऑफ मास यदि आपको अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको कैसे उन सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है। तो हम 3-4 शेप्स लेंगे जिनका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जो सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे स्फीयर आ गया, ट्रायंगल है, ये सिमेट्रिकल शेप होती हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, सिलेंडर आ गया। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये चीज़ आपको बुक्स के अंदर टेबल मिलेगी और आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हो। जैसे स्फीयर आ गया, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर के ऊपर। ट्रायंगल का कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहाँ पर उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्वायर का भी वही है। सिलेंडर का क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द ऑन द एक्सिस। तो ये कुछ सिमेट्रिकल शेप्स हैं जिन पे आप लोग, या सिलेंडर का एक्सिस है और उसके ऊपर मिड पॉइंट है, तो इनको आप लोग ध्यान रखो कि सिमेट्रिकल शेप्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। और एक जो चीज़ आपने देखा था जब फॉर्मूला है, तो जो सेंटर ऑफ मास था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो पोजीशन वेक्टर था, डिस्टेंस थी सेंटर ऑफ मास की, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब यदि दो आपने देखा तो कहने का मतलब ये है कि 2 किलोग्राम है और एक बॉडी आपकी 1 kg है, तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का लाई करेगा वो कहाँ करेगा। नंबर एक बात तो जो इन दोनों मासेस को ज्वाइन करेगी उस लाइन के ऊपर। दूसरा, वो किधर होगा, मतलब किधर होगा, वो 2 kg मास, जो हाइयर मास है उससे उस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम हो। मतलब सिंपल सी बात ये है, मैं इसको m1 बोलता हूँ, इसको m2 बोलता हूँ। ये डिस्टेंस मैंने मार्क करी r1 और ये है r2। तो सिंपल सा फैक्ट ये है, आप ये ध्यान रखें, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये कैसे करा मैंने, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जो मास हैवी है उसके लिए डिस्टेंस कम होगी, जो मास ज्यादा है उससे। देखिए ये जो है ये है सेंटर ऑफ मास। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। m1 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r1 है और m2 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r2 है। तो आपकी रिलेशन ये बनेगी m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। क्लियर। तो इसको जरूर ध्यान रखें, यहाँ एक चीज जरूर नोट करके रखें, आपकी r1 और r2 क्या थी, r1 और r2 मासेस की डिस्टेंस थी कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो ये ही आपको ध्यान रखना है। नंबर एक तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, वहां प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ मास। और दूसरा, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मास से के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जो मास ज्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास कम दूरी पे होगा और जो मास कम है उससे ज्यादा दूर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे इससे, सेंटर ऑफ मास से। तो नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपके पास दो रोड है गिवन है, एक की लेंथ है 12, कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम है। ये दो रोड गिवन है आपको और उन दोनों को यूनिफॉर्म रोड्स है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। ये जो लेंथ गिवन है, इस रोड की लेंथ आपको दी रखी है 12 है, और इस रोड की जो लेंथ है दैट इज गिवन l। तो देखिए दोनों रेक्टेंगुलर जो रोड्स हैं उनमें सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आपको इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक रोड जिसकी लंबाई कितनी है 12 है, ध्यान से समझे इसको, और दूसरी जो रोड थी जो हॉरिजॉन्टल है उसकी लेंथ आपको गिवन है l के बराबर, कैपिटल L। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो देखिए क्या करेंगे आप, हमें पता है रेक्टेंगल का जो होगा वो कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो ये तो आ गया O1 मैंने मान लिया। जो आपकी हॉरिजॉन्टली जो रोड रखी गई है उसका सेंटर ऑफ मास मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं O1 से, और वो कितनी दूर मिलेगा। देखिए
आपने यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, मैं मार्क कर देता हूँ, यदि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये देखिए, ठीक है। तो जो O1 आपका एक पॉइंट गिवन है, ये आपका पॉइंट है O1, तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है। आपने कंसीडर किया, इसको ओरिजिन कंसीडर किया, कहीं से भी आप लोग किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। तो ये आपका ओरिजिन है, ये O1 पॉइंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कंप्लीट देखिए, ये जो रोड है, ये रोड सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहां देखिए y का तो कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ इस रोड का, जो मैं ये हॉरिजॉन्टल रोड है आपकी लेंथ l, इसका सेंटर ऑफ मास O1 आपको दिखाया जा रहा है। जो इसकी लेंथ यदि l है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सिंपल सी बात है, यहां से l/2 डिस्टेंस पे, यहां से भी l/2, इन द मिडल, सिमेट्रिकल शेप है आपकी। तो ये जो आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू है l/2 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो जो हॉरिजॉन्टली रखी गई है उस रोड का सेंटर ऑफ मास क्या है, L2 0, मतलब जितना भी मास है इस रोड का, सारे मास को आप लोगों ने कंसीडर कर लिया कौन से पॉइंट के ऊपर, O1 पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली यदि जो वर्टिकल है आपके पास, उस रोड का भी एक सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिर्फ इस रोड का सेंटर ऑफ मास, वो डिस्टेंस होगी मिडल में, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी L, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास बना क्या है, आपके पास ये बना, इसी डायग्राम को मैं बना रहा हूं, इस पूरी रोड का मास कहां रखा गया है, एक मास आपका L0, दूसरा मास आपका कहां रखा गया है, सॉरी L/2 0, और इसका ये मास कहां रखा गया है 0 L। तो यू हैव नाउ टू मासेस, दोनों रोड्स थी, दोनों रोड के जो मास था, हमने एक पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास ले लिया, प्रभावित तो करेगा नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। इसका पूरा मास, इस पूरी रोड का मास यहां पर कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि ये उस रोड का सेंटर ऑफ मास है, और जो वर्टिकल रखी हुई है उस रोड का मास इस पॉइंट के ऊपर आप लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए आपने माना लेट मास ऑफ दिस रोड इज स्मॉल m, तो ऑब्वियस सी बात है इस रोड का मास कितना आ जाएगा 2m के बराबर, सिंपल है, l लेंथ थी इस मास का, इसका मास था m, तो यदि आइडेंटिकल रोड है 2l लेंथ की तो उसका मास कितना होगा डबल 2m। तो आपके पास m1 की वैल्यू तो आ गई है m के बराबर, m2 की वैल्यू आ गई है आपके पास 2m के बराबर। अब यू जस्ट अज्यूम दैट x y, ये है x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज x, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये क्या है सिस्टम, जो भी आपका दो रोड्स का जो सिस्टम दिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास ये कोऑर्डिनेट है। तो x जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का किसके बराबर होगा, फॉर्मूला था आपके पास x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए m1x1 प्लस m2x2 प्लस m1/m2। तो m1x1 कितना है, m1x1 x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, m1 कितना है m, और इनटू x कितना है इसमें, x देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है L/2 प्लस m2x2, m2 कितना 2m, x कोऑर्डिनेट कितना 0 अपॉन m प्लस 2m, भाई m1 प्लस m2। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आया है, यहां से आया m इंटू L/2 अपॉन 3m, m से m कैंसिल आउट, और ये आया L/6। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आपका निकला, ये निकल गया है x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1/1 प्लस m2/2 अपॉन m1 प्लस m2। भैया क्या करोगे आप करोगे वैल्यूज पुट करेंगे, m1 का करोगे तो y1 कितना है, यहां देखिए y1 0 इंटू 0 प्लस m2 है 2m, y2 है l अपॉन m प्लस 2m, और y सेंटर ऑफ मास आपका कितना है, कैंसिल आउट करोगे तो 2/3l। आपको निकालना क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का क्या है, इस दो रोड का जो सिस्टम बना उसका कितना आया L/6 और 2l/3, x कोऑर्डिनेट उसका L/6 और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है उसका 2l/3। क्लियर।
तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, हम थोड़ी सी शेप को बदल देंगे। आपको कुछ उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, डेटा गिवन है, आपकी बार डिजिट्स गिवन है। यहाँ एक जनरल सा मेथड हमने पढ़ा है और वही चीज अब की बार आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे दूसरे क्वेश्चन में भी। ये थोड़ा सा हटके है इससे। देखिए अब की बार जो रोड्स थी उनको टी शेप में हमने अरेंज किया है। कैसे, किस प्रकार से? रोड्स हैं आपके पास, दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, ये है आपके पास, ठीक है। ओके, गिवन क्या है? गिवन जरूर देखिए आप लोग। ये जो लेंथ है ये आपको गिवन है 8 मीटर, ये आपको गिवन है 2 मीटर, ठीक है। यहां ये आपको कंप्लीट 3 मीटर है और ये भी हमारी 3 मीटर हमें गिवन है। एंड ये जो डिस्टेंस कंप्लीट गिवन है 6 मीटर। तो ये था आपका डेटा जो भी आपको गिवन था। ये ऑब्वियस सी बात है, यदि नहीं भी गिवन होती तो भी हम निकाल देते कितनी आती है, 2 मीटर के बराबर आती। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम? तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो देखिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा भाई? ये रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडल में प्रेजेंट होगा। ये आ गया सर, इसको मैंने कहा O1। मैं बिल्कुल इसको डिवाइड कर देता हूं हाफ। ये देख लिए, ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको। कितना आ गया? O1। क्लियर? इसी प्रकार से पहले आप लोग इसका देखते तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यदि आप लोग मार्क करोगे तो ये 1 मीटर बची, और 1 मीटर ये नीचे की तरफ, ऊपर वाली को हम नहीं लिखेंगे, नीचे हमें जरूरत पड़ेगी, तो 1 मीटर यहां पे आ गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है। ये जो रोड थी दूसरे वाली, नीचे जो आपको रोड दिखाई गई है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? वो भी कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा यहां पर। उसका नाम दिया हमने O2, जिसकी डिस्टेंस होगी ऊपर से, ये डिस्टेंस उसकी 3 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 6, और सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा? मिडल में। तो ये 3 मीटर डिस्टेंस उसकी आ गई है। ओके, अब मैं मान लेता हूं आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट नंबर एक बात, तो लेट M बी मास पर यूनिट एरिया। रेक्टेंगल है भाई साहब, ध्यान दें। जो मास होगा, यदि मैं एक पेज देखूं तो उसका मास उसके एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप एक बोर्ड आप लोग देख रहे हो तो इसका मास कहाँ है? इसकी बाउंड्री पे थोड़ी है, या किसके है? पूरे एरिया के ऊपर इसका मास है। तो हमने माना मास, यदि आपके पास कोई वायर होती तो उसमें क्या लेते हैं हम? मास पर यूनिट लेंथ। मास थिन वायर होती तो क्योंकि उसकी लंबाई होगी, उसका एरिया नेग्लिजिबल है। तो यहां पर मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, तो ध्यान दें एरिया जो था इसका कितना हो गया? इसकी लंबाई कितनी? 8 मीटर, चौड़ाई कितनी? 2 मीटर, तो 16 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया है। तो टोटल मास M1 कितना आया? 16 इंटू M। भाई क्या है? M क्या है? मास अपॉन एरिया। तो टोटल मास कितना आएगा किसी भी बॉडी का? वो आया M इंटू एरिया। तो इसका मास M1 कितना आएगा? M इंटू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, कितना आ गया? 16M। तो मास हुआ इसका 16M। और इसी प्रकार से जो नीचे वाली आपको स्ट्रिप दिख रही है रेक्टेंगुलर, उसका मास कितना आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ तो M है 6 और 2, 6 दूनी 12, तो कितना है? M इज इक्वल टू 12M। ये आगे मासेस M1 और M2। क्लियर? अब देखिए आपके पास बना क्या? ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, एक मास आपका रखा है, दोनों ही मासेस आपके वाई एक्सिस पे रखे हैं। एक्स एक्सिस का यहां पर कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। एक मास आपका यहां रखा है जिसका मास कितना है? 16M, और दूसरा मास आपका यहां रखा है, कितना रखा है? 12M। ठीक है। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? ये पॉइंट आपका O1 और ये पॉइंट आपका O2। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू मासेस? तो आप उसके लिए क्या मानते हो? लेट ये O पॉइंट है, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है, जिसकी डिस्टेंस आपने कंसीडर करी 16M से कितनी है? R डिस्टेंस है।
यहां से कितनी बचेगी। एक बार फिर से डायग्राम पे आए, आपने यहां कंसीडर किया ये पॉइंट है O, लेट O बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो O की जो डिस्टेंस मैं मान रहा हूं यहां से, आप लोग O1 से कितनी डिस्टेंस मान रहे हो उसको, y, और यहां से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी फिर वो, ये आपको एक बार देखना है। देखिए यहां से तो जो उसकी डिस्टेंस हमने कंसीडर करी है, O1 से कितनी डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है। O2 से आप लोग सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये टोटल, ये O2 पॉइंट है, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जरा ध्यान दें। 3 मीटर तो ये और 1 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस O1 और O2 के बीच की कितनी है, 4। बात समझ पाए। लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू मासेस, एक तो इसका मास कितना आ चुका 16m और एक इसका मास 12m। आपने कंसीडर किया कि सेंटर ऑफ मास y डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे पड़ता है, O1 से y डिस्टेंस पे पड़ता है। आपने सिर्फ इतना अज्यूम किया है। O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये डिस्टेंस 3 मीटर थी, सॉरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, इससे ऊपर कितनी बच गई 1 मीटर और बचती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बचेगी भाई, ये टोटल 4 मीटर होगी, जिसमें से y आपने O1 से डिस्टेंस मान ली है। दोनों के बीच की O1 और O2 के बीच की कितनी थी, y थी, तो ये कितना बचा 4 माइनस y। सिंपल है, 4 माइनस y। क्लियर। अब देखिए आपके पास दो मासेस, m1 कितना 16m, m2 कितना 12m, दोनों की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितनी है, एक की y है और दूसरे की 4 माइनस y है। तो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, m1r1 किसके बराबर होगा, m2r2। तो m1 कितना 16m, r1 डिस्टेंस कितनी उसकी y इज इक्वल टू m2 कितना 4 माइनस y, और इनटू r2 डिस्टेंस r2 डिस्टेंस आ गई, सॉरी m2 कितना है 12m, m से m कैंसिल्ड आउट, 16 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 16 y इज इक्वल टू 16y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 माइनस 12y, इधर लेके जाएंगे हम 16 प्लस 12 28y इज इक्वल टू 48 एंड y इज इक्वल टू 48 बाई 28, 48 12 अपॉन 7 और 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे 7 1 बीटा। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है इनका वो लाई करेगा O1 से कितना नीचे लाई करेगा, वो O1 से y की डिस्टेंस वैल्यू कितनी है 1.71 मीटर। मतलब ये क्या था, y क्या थी, डिस्टेंस थी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, किससे O1 से, ठीक है। तो यहां से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो है 1.71 मीटर। यदि आप ऊपर से देखते हो तो 1 मीटर आपकी ये बचती थी, टोटल कितनी आ जाएगी 2.71 मीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो ये ऐसे निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास। यदि इस प्रकार की डिफरेंट शेप्स आपको गिवन है तो आप पहले एक एक शेप का निकालें, उनके मास को एक पॉइंट के ऊपर कंसीडर करें और उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद कई बार जो क्वेश्चन है उसके अंदर मास जो है वो वेरी करता हुआ दिया जाता है, उसका भी एक एग्जांपल हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से मास को आपको बताया जा सकता है कि मास इज वेरिंग। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए थिन रॉड। सबसे पहले तो लीनियर डेंसिटी को मैं क्लियर कर देता हूं। लीनियर डेंसिटी का मतलब हो गया है मास पर यूनिट लेंथ। तो मतलब लीनियर डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। तो हमें गिवन भी क्या है, लीनियर डेंसिटी गिवन है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपको गिवन है कि लीनियर डेंसिटी इज गिवन, लीनियर डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यदि आपको मास निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लीनियर जो डेंसिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो ये गिवन है आपको, द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए थिन रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ भी गिवन है, रोड की लेंथ कितनी है 1 मीटर लेंथ है, और इसने बताया है कि लीनियर डेंसिटी जो है वो
चेंजिंग है, वेराइंग है। देखिए वो किस प्रकार से बदल रही है, वेराइज एज लीनियर डेंसिटी लैम्बडा से शो किया गया है, एंड इट वेराइज एज 1 + 2x where x is the distance from the one end, where x is distance from one end of the thin rod, from one end, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एंड, जिस रोड से ये बताया गया है आपको उसी से क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। देखिए नंबर एक बात तो वही है जो पीछे मैंने जो थ्योरेटिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे उस आर्टिकल के दौरान भी मैंने बताया था कि थिन रोड का मतलब क्या है, वो एक ही एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, चाहे आप वो कंसीडर करो एक्स एक्सिस के ऊपर और चाहे आप उसको कंसीडर करो वाई एक्सिस के ऊपर। यदि आपने एक्स एक्सिस पे उसको कंसीडर किया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा सेंटर ऑफ मास का, यदि उसको वाई एक्सिस पे कंसीडर किया तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो चेंज होती है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां इस लेंथ जो है डिस्टेंस x है, x = 0 और यहां पर लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है। तो सिंपल सी बात है ये लंबाई कितनी 1 मीटर, तो रोड कहां से किसके बीच में लाई कर रही है, x = 0 से लेकर x = 1 मीटर तक वो लाई करती है रोड। तो आपने क्या किया, एक छोटा लेंथ एलिमेंट यहां पर कंसीडर किया जिसको आपने कहा ये dx है, जो मैं मार्क कर रहा हूं ये dx है, dx लेंथ है। तो इस dx लेंथ का मास कितना आएगा, मैं स्मॉल मास कंसीडर करूंगा, बस इसका मास कितना आएगा, मास dm आएगा ना, और dm कितना होगा, जी लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। लीनियर डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है, और इनटू लेंथ कितनी है एलिमेंट की जिसका आपको मास निकालना है, उसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ है उसकी। लैम्बडा की वैल्यू हमें गिवन है 1 + 2x इनटू dx। क्लियर। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है, उसके लिए आप लोग लिखोगे x * dm * 0 to l, जो भी लिमिट्स होंगी वो। तो x सेंटर ऑफ मास = आपने ये लेंथ कितनी दूरी पे माना ये एलिमेंट, x डिस्टेंस पे हमने इस एलिमेंट को कंसीडर किया था। सो हियर x इनटू dm कितना है, dm की वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, 1 + 2x इनटू dx। अब देखिए बदल क्या रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में करना। x की वैल्यू कहां से कहां तक बदलती है, जब ये dx एलिमेंट आप यहां कंसीडर करोगे तो x की वैल्यू कितनी थी 0, मतलब कम से कम तो 0, और जब x को कहां तक ले जाओगे 1 मीटर, उससे आगे रोड नहीं है, उससे आगे आप लोग ले जा नहीं सकते, तो ये आ गया 1, 0 to 1। अब करें क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन करो एंड देन सिंपली आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, x इनटू, यदि आगे करते हो तो x इनटू dx 0 to 1 और प्लस ऐसे इंटीग्रेशन मैंने बहुत करवाए हैं आपको 0 to 1 इनटू dx। x सेंटर ऑफ मास आपको निकालना, x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, बिल्कुल सही बात है, 0 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, पावर को एक इंक्रीज करेंगे तो 2x³ 2x³ 0 to 1। लिमिट्स पुट करेंगे तो लोअर लिमिट तो भूल ही जाओगे कि 0 है, सिर्फ अपर पुट करो 1/2 प्लस ऑफ 2/3। एलसीएम लेके कितना करोगे इसको 6, एलसीएम आ गया 3 + 4 7/6। तो ये क्या पता चल गया, x की वैल्यू कितनी है, x सेंटर ऑफ मास क्या है 7/6। यहां से कहीं पे भी आपका जो पॉइंट लाई करेगा वहां आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये है आपका मेथड है कि किस प्रकार से आपका सेंटर ऑफ मास है वो चेंज करेगा, ठीक है। क्लियर, ओके। हाँ, इसमें एक चीज जरूर ध्यान देना कि सेंटर ऑफ मास निकालते हो, फॉर्मूला हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेशन करा है, कंप्लीट फॉर्मूला आपका ये बनता है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग नीचे जो टोटल मास होगा उसका टोटल मास को डिवाइड करेंगे। टोटल मास जो है रोड का टोटल मास कितना कैसे निकालोगे भाई, आपको डीएम ये पता है, डीएम पता है आपको कितना होगा लैम्बडा इनटू डीएक्स। टोटल मास निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, वो चीज क्या आ जाएगी आपका टोटल मास, और उससे हम इसको डिवाइड करेंगे।
ये सिर्फ मतलब कंप्लीट जो आप लोग लिखोगे एक्स सेंटर ऑफ मास 1/m इंटू एक्स इंटू डी एम। तो आप जो भी ये इंटीग्रेशन करें उसको टोटल मास से डिवाइड कर दें। ठीक है, 7/6 तो आपका आ गया इंटीग्रेशन, उसके बाद जो भी आएगा इसका मास उससे आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं कि भाई किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि एक स्फीयर आपको गिवन है जिसकी रेडियस है a। एक स्फीयर हमें गिवन है जिसकी रेडियस है a के बराबर। तो उसमें से एक दूसरा स्फीयर है, उसको काट दिया गया है। तो कह रहा है कि जो नया स्फीयर बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये आपको बताना है। तो देयर इज ए स्फीयर गिवन, यू आर गिवन ए स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और इसमें से एक और स्फीयर को काट दिया गया जिसकी ये देखिए रेडियस कितनी होगी, a/2 होगी। ये तो है, मैं मानता हूं जो आपका ओरिजिनल स्फीयर था उसका सेंटर ओरिजिन पे है। रेडियस कितनी है इसकी, ये रेडियस कितनी है, a रेडियस थी। उसमें से ये जो दूसरा छोटे वाला आप लोग स्फीयर देख रहे हो, दिस पोर्शन इज कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है a/2। क्लियरली ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पूरा स्फीयर था, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था, ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे था, बिल्कुल था। लेकिन अब इसका ये पोर्शन काट दिया गया, तो क्या सेंटर ऑफ मास किधर, इधर उधर गया होगा, कहां है, अब कहां है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए मैंने माना कि जो भी नया आपका पोर्शन बचा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, आपको निकालना है। शेडेड पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इस शेडेड पोर्शन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। चलिए मैंने माना कि O2 जो है, O2 जो पॉइंट है, देखिए यदि यहां देखते हो तो ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ सेंटर ऑफ मास का कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है ये। तो मैंने माना कि ये तो सिंपल सी बात है, ये ऑब्वियस है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब मैंने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया O2 पॉइंट है, ध्यान दें O2 पॉइंट है, तो इसका एरिया माना मैंने A1, कितना होगा 3/4 पाई a स्क्वायर, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एरिया A2 कितना होगा 1/4 पाई a स्क्वायर। भाई टोटल कितना था, पाई a स्क्वायर एरिया था, जिसमें से 1/4 पाई a स्क्वायर इसका है, तो बचा उसका कितना बचा 3/4 पाई a स्क्वायर। क्लियर। अब लेट m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ये मैं कई बार गलत बोल जाता हूं, ध्यान ना दें उसकी तरफ, मास पर यूनिट एरिया है। ओके, अच्छा अब क्या करना है, देखिए ये पॉइंट O1 है, ये जो है, ये जो छोटा स्फीयर आपको दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास O1, ऑब्वियस है सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और कंप्लीट जो था उसका कहां है, उसका भी जी उसके सेंटर पे। ये एक अलग सी फिगर बनती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मैंने माना कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, वो डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे है, किस पॉइंट से, O पॉइंट से। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो था इसका सेंटर ऑफ मास O2, मास कितना है इसका टोटल, भाई मास पर यूनिट एरिया कितना है m, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास आ जाएगा 3/4 पाई a स्क्वायर इंटू m। ये क्या है, O2 के ऊपर टोटल मास, ठीक है। ओके, इस पूरे का जो शेडेड आपको पोर्शन दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास O2 है, मतलब पूरे का मास कहां अज्यूम कर लिया, O2 पॉइंट के ऊपर। और ये गया आपका पॉइंट O1, यहां पर कितना मास है, इसका मास है m2 मतलब मास 1/4 पाई a स्क्वायर एरिया इनटू मास, ठीक है। और ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट स्फीयर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, और उस कंप्लीट दोनों का सेंटर ऑफ मास, कंप्लीट स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पॉइंट O पे, और पॉइंट O आपका क्या है, ओरिजिन। मतलब जो m1 और m2 मास है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, O है।
लेट डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली, कितनी है, r है। ये कितनी है भाई, ये तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, a/2 है, क्यों, रेडियस थी इसकी। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएं हम, तो चलिए ध्यान देते हैं हम कैसे करते हैं इसको, ये ध्यान दें। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और 0 किसके बराबर, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है इसकी, r है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। तो x1 और x2 आपको मिल गए, x1 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस m1 मास की, x2 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी, m2 मास की। तो अब यहाँ पर m1 है आपका 3/4 पाई a स्क्वायर इंटू m इंटू डिस्टेंस है इसकी r प्लस 1/4 पाई a स्क्वायर m और डिस्टेंस है इसकी a/2 अपॉन टोटल मास। भाई दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मास कितना आ गया भाई, m तो मास पर यूनिट लेंथ, और दोनों का एरिया टोटल मिला के कितना आता है, पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन सी चीजें निकल के आई, पाई a स्क्वायर इंटू m, ऊपर से कॉमन आ रहा है 3/4 r प्लस 1 या a/8 लिख देता हूं मैं इसको, अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू m, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे, कैंसिल आउट किया। यहां से आप सोल्व करोगे तो -3/4 r इज इक्वल टू a/8, 4 से 2 कैंसिल, और r इज इक्वल टू -a/6। माइनस क्या शो करता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, x एक्सिस के ऊपर माइनस की तरफ है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से हमने पॉसिबली टाइप्स कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन शेयर विद मी। ओके, थैंक यू।